चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन चर्चा में जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। 1930 का दशक है, लंदन का बहुत ही भव्य सेंट जेम्स पैलेस और कड़ाके की सर्दियां। बिल्कुल। और एक बड़े से बंद कमरे में एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और दूसरी तरफ भारत के कई बड़े नेता। हाँ, लेकिन इस शाही कमरे में ना एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि अपने ही देश के नेताओं से भी एक बहुत बड़ी बौद्धिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। सही कहा। देखिए, आजादी की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सड़कों पर लाठीचार्ज, इनकलाब के नारे। बिल्कुल, विशाल जन आंदोलन। लेकिन आज हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं ना, वो नारों की नहीं है। ये उन बंद कमरों में लड़ी गई कानूनी और संवैधानिक वार्ताओं की तस्वीर है। और इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास स्रोत के रूप में डॉक्टर राहुल खरात का एक बहुत ही शानदार शोध लेख है। इसका शीर्षक है भारत की स्वतंत्रता की वार्ताओं में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि भारत की आज़ादी केवल सड़कों पर हुए आंदोलनों का ही परिणाम नहीं थी। हाँ, वो उन गोलमेज सम्मेलनों और संवैधानिक वार्ताओं का एक बहुत ही जटिल नतीजा थी। और ये चर्चा शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो निष्पक्षता वाली बात। हाँ, डॉक्टर खरात के इस शोध में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए बहुत गहरे वैचारिक टकरावों का जिक्र है। तो हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना या किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम केवल स्रोत सामग्री के आधार पर उन ऐतिहासिक वार्ताओं के काम करने के तरीके और उनके पीछे के तर्कों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए सीधे 1930 से 32 के उस दौर में चलते हैं। सबसे पहले हमें उस मंच को समझना होगा जिसे हम गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। देखिए, ये कोई आम मंच नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में ये पहली बार था जब उन्होंने भारतीय नेताओं को अपने साथ समान स्तर एक बराबरी के दर्जे पे बात करने के लिए बुलाया था। गोलमेज का मतलब ही यही था कि कोई हेड नहीं है, सब बराबर है। हाँ, बिल्कुल वही। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करूं तो ये एक हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग जैसा लगता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जहां दशकों से कर्मचारी सिर्फ हुक्म मान रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक ही मेज पर बराबरी से बैठने का मौका मिल जाए। ताकि वे कंपनी का भविष्य तय कर सकें। बिल्कुल, लेकिन इस भारी भरकम ऐतिहासिक भीड़ में जहां रियासतों के राजा महाराजा और बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे, वहां डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से इतनी अलग क्यों मानी जाती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अच्छा ना, तीनों में। हाँ। अब आपकी वो बोर्ड मीटिंग वाली तुलना ही लेते हैं। बाकी जो भारतीय नेता वहां पहुंचे थे ना, वे ब्रिटिश सरकार से आजादी या सत्ता में हिस्सेदारी मांगने गए थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मामला उनसे एकदम अलग था। वे वहां केवल भारत के लिए आजादी मांगने नहीं गए थे। तो वे क्या मांग रहे थे? वे एक ऐसे वर्ग की आवाज बनकर बैठे थे जिसे खुद भारतीय समाज ने सदियों से हाशिए पर रखा था, यानी वंचित वर्ग या डिप्रेस क्लासेस। ओह, तो क्या वे एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे? एक तरफ विदेशी शासक और दूसरी तरफ अपने ही लोग। बिल्कुल ऐसा ही था। डॉक्टर खरात का लेख ये स्पष्ट रूप से बताता है कि अंबेडकर अंग्रेजों को तो चुनौती दे ही रहे थे कि आपका शासन विनाशकारी रहा है, लेकिन वे उसी मेज पर बैठे सवर्ण भारतीय नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उनका तर्क क्या था इस पर? उनका तर्क बहुत सीधा और तीखा था। उन्होंने कहा कि अगर आजादी का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रिटिश शासक जहाज में बैठकर वापस चले जाएं और उनकी जगह भारत के उच्च जाति के लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएं, हाँ, तो देश के करोड़ों अछूतों और वंचितों के लिए तो आजादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। उनके लिए तो सिर्फ आका बदलेंगे, गुलामी नहीं। एकदम सही। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच के केंद्र में ला खड़ा किया। लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर मैं उस दौर के एक आम राष्ट्रवादी नागरिक की तरह सोचूं, जो बस ये चाहता है कि पूरा देश
अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाए। हाँ, जो कि उस समय की मुख्य भावना थी। बिल्कुल। तो यहाँ एक सीधा सा वैचारिक विरोध खड़ा होता है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो एकता सबसे जरूरी होती है, लेकिन स्रोत सामग्री कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन सम्मेलनों में जो सबसे बड़ी मांग रखी वो थी पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग। तो अगर कोई नेता एक मजबूत और एकजुट देश बनाना चाहता है तो वो ऐसी मांग क्यों करेगा जिससे चुनाव की प्रक्रिया ही जातियों के आधार पर बढ़ जाए? जी, मतलब क्या ये आजादी से पहले ही समाज के टुकड़े करने जैसी बात नहीं थी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और उस समय के कई राष्ट्रवादियों ने ठीक यही तर्क देकर उनका कड़ा विरोध भी किया था। लेकिन हमें इसके पीछे के गहरे दर्शन को समझना होगा। दर्शन कैसा? सबसे पहले ये समझते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल काम कैसे करता है। मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र है जहां ये लागू है। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होने वाला उम्मीदवार दलित समुदाय का होगा। ठीक है। और सबसे अहम बात, उसे वोट देने वाले लोग भी केवल उसी समुदाय के होंगे। बाकी जातियों के लोग उस उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त अलगाव हो गया। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई उन्हें? क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत गहरा विश्लेषण था, जिसे बहुमत का अत्याचार या टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहा जाता है। बहुमत का अत्याचार। हाँ, अंबेडकर का तर्क था कि भारत का समाज पहले से ही जातियों में गहराई से बटा हुआ है। अब लोकतंत्र में तो हमेशा बहुमत जीतता है ना? बिल्कुल। अब अगर संयुक्त चुनाव यानी जॉइंट इलेक्टोरेट होते, जहां सब लोग वोट डालते, तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक और ताकतवर हैं, वे कभी किसी ऐसे दलित नेता को जीतने ही नहीं देंगे जो सच में अपने समुदाय के अधिकारों की बेबाकी से बात करे। तो ताकतवर वर्ग हमेशा उस उम्मीदवार को जिताएगा जो उनके इशारों पर नाचे। एकदम सही, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अच्छा, अब समझ में आया। तो डर इस बात का था कि संसद में जो वंचितों का नेता बनकर जाएगा वो असल में उनका प्रतिनिधित्व करेगा ही नहीं, वो तो बस एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, यही वो असली वजह थी। अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि बिना स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के समाज में कोई वास्तविक सुधार हो ही नहीं सकता। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था कि दलित समुदाय बिना किसी बाहरी दबाव के अपना नेता खुद चुनेगा। वे आजादी को सिर्फ ब्रिटिश राज खत्म करने के रूप में नहीं देख रहे थे। हाँ, वे तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। सही कहा, ताकि सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सत्ता की मेज पर अपनी जगह बना सके। लेकिन देखिए, ये बात कागज पर तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन जमीन पर इसके असर को लेकर भारी बेचैनी थी। और ये समाज के बंटवारे का जो डर था ना, यही डर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता महात्मा गांधी को भी था। बहुत गहराई से था। और इसी वजह से 1932 में हमारे इतिहास का सबसे भीषण वैचारिक टकराव पैदा हुआ। मतलब एक तरफ महात्मा गांधी जैसे विशाल प्रभाव वाले नेता थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जो अपने तर्कों पर अडिग थे। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस ऐतिहासिक टकराव को कैसे सुलझाया गया। देखिए, ये टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं था, ये दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। स्रोत सामग्री बताती है कि गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि अगर पृथक निर्वाचक मंडल लागू हो गया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। हाँ, वे तो इसे एक धार्मिक और सामाजिक कलंक मानते थे ना, जिसे सवर्णों के हृदय परिवर्तन से सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल, वे इसे एक नैतिक सुधार मान रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे पूरी तरह से अधिकारों और न्याय के चश्मे से देख रहे थे। उनका तर्क था कि सदियों पुरानी इस सामाजिक बीमारी के लिए आप बहुसंख्यक वर्ग के हृदय परिवर्तन के भरोसे नहीं बैठ सकते। उनके लिए स्पष्ट था कि वंचितों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और इसी भीषण टकराव ने 1932 में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही तनावपूर्ण दौर था वो। जरा कल्पना कीजिए, ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली थी और इसके विरोध में सितंबर में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, मतलब फास्टन टू डेथ। हाँ, ये तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो इतिहास के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक था। पूरा देश स्तब्ध था। हर तरफ से डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी मांग वापस ले लें।
उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ गांधी जी के प्राणों का संकट था और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ भयानक हिंसा भड़क सकती थी। बाप रे। और दूसरी तरफ उनके अपने लोगों के अधिकारों का सवाल था, जिसके लिए वो इतने सालों से लड़ रहे थे। तो ऐसी घुटन भरी स्थिति में जहां भावनाएं चरम पर हों, अंबेडकर ने इस धर्म संकट का सामना कैसे किया? यहीं पर ना डॉक्टर अंबेडकर की कूटनीतिक सूझबूझ सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय एक बहुत ही व्यवहारिक समझौता किया। अच्छा। उन्होंने गांधी जी की जान बचाने और हिंसा रोकने के लिए अपनी मुख्य मांग यानी पृथक निर्वाचक मंडल वापस ले ली। तो उन्होंने हार मान ली? नहीं, यही तो उनका आलोचनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण था। उन्होंने मांग छोड़ी नहीं, बस उसका स्वरूप बदल दिया। यहाँ पर आरक्षित सीटों यानी रिजर्व्ड सीट्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही। समझौते के तहत संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया, लेकिन बदले में उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़वा ली। कितनी बढ़वा ली थी? जहां ब्रिटिश सरकार ने पहले उन्हें सिर्फ 71 सीटें दी थी, पूना पैक्ट के बाद वो संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। वाह, मतलब सीधे 2 गुने से भी ज्यादा। तो ये समझना जरूरी है कि ये नया तंत्र काम कैसे कर रहा था। आरक्षित सीटों का मतलब ये था कि उम्मीदवार तो सिर्फ दलित समुदाय का ही खड़ा होगा, लेकिन अब उसे वोट उस क्षेत्र का पूरा समाज देगा, सभी जातियों के लोग। बिल्कुल। अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि भले ही बहुसंख्यक वर्ग वोट दे रहा हो, लेकिन विधानमंडलों में वंचित समुदाय की कुल उपस्थिति और ताकत पहले से दुगनी हो जाए। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब एक ऐसे चतुर वकील की तरह जो अदालत में जज्बातों में नहीं बहता, सिर्फ ठोस कानूनी ढांचे पर बात करता है। सही कहा। लेकिन जब हम कूटनीति की बात कर ही रहे हैं ना, तो एक सवाल और खड़ा होता है। राष्ट्रवादी नेताओं के साथ तो उनका ये संघर्ष था ही, लेकिन सत्ताधारी अंग्रेजों के साथ उनका रवैया कैसा था? क्योंकि कुछ आलोचक उन पर अंग्रेजों के समर्थक या सहयोगी होने का आरोप लगाते हैं। क्या शोध इस बारे में कुछ बताता है? डॉक्टर खरात का लेख इस गलतफहमी को बहुत गहराई से दूर करता है। अंबेडकर का दृष्टिकोण अंग्रेजों के प्रति कभी भी समर्पण वाला नहीं था। तो क्या वे उनका विरोध करते थे? बिल्कुल। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों के खुले मंच से ब्रिटिश सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 150 सालों के ब्रिटिश शासन में भारत के दलितों की स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों को भी आईना दिखा दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप खुद को न्यायप्रिय कहते हैं, लेकिन आपने भी वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफलता ही दिखाई है। तो फिर उन पर सहयोग का आरोप क्यों लगता है? क्योंकि वो व्यवहारिक थे, प्रैग्मेटिक थे। उन्हें पता था कि अंततः सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों को ही करना है। वे सिर्फ आजादी का नारा लगाकर घर नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने उस ब्रिटिश व्यवस्था का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए संरचनात्मक सुरक्षा यानी स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स गढ़ने के लिए किया। अगर हम संरचनात्मक सुरक्षा की बात करें, तो उन्होंने किन खास बदलावों की वकालत की जो आगे चलकर भारत के ढांचे का हिस्सा बने? देखिए, उन्होंने सम्मेलनों में एक मजबूत संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर की वकालत की, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बटी रहे। बिल्कुल, एक मजबूत केंद्र हो लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता मिले। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी नए संविधान में अल्पसंख्यकों और वंचितों के लिए लिखित कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, वे आजाद भारत के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे थे जो आगे चलकर किसी बहुसंख्यकवाद का शिकार न हो जाए। एकदम सही। वो हवा में महल नहीं बना रहे थे। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को आज के संदर्भ में समेटने की कोशिश करें, तो 1930 के उस दौर से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि अंबेडकर की इन वार्ताओं ने भारत को आजादी के बाद एक बहुत गहरे सामाजिक संकट से बचा लिया। आधुनिक शोध ये मानते हैं कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। आजादी का मतलब जो उस समय तक सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित था, उसे वे सामाजिक मुक्ति और समावेशी लोकतंत्र के फलक पर ले आए। दूसरे शब्दों में कहें तो जो डर उन्हें था कि आजादी के बाद एक ताकतवर वर्ग कमजोर वर्ग पर हावी हो जाएगा, उन्होंने पहले ही उसके लिए एक मजबूत संवैधानिक कवच तैयार कर दिया। और इसी कारण से जब देश आजाद हुआ तो उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज हम जो भी देखते हैं, चाहे मौलिक अधिकार हों, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उन सब की नींव
उन्हीं गोलमेजों पर रखी गई थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में सत्ता की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, सत्ता अब सिर्फ कुछ कुलीन हाथों की जागीर नहीं रह सकती थी, उसे समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होना ही था। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। आजादी की वो तस्वीर जो किताबों में छपती है ना, भीड़ और नारों वाली, वो तब तक अधूरी है जब तक हम उस तस्वीर के पीछे गढ़े गए उन कानूनों और कूटनीतिक वार्ताओं को न समझें। डॉक्टर अंबेडकर ने ये साबित किया कि सच्ची आजादी से विदेशी हुक्मरानों को भगाने से नहीं, बल्कि अपने ही समाज की कमियों से लड़ने और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने से आती है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है और इसी शोध के आधार पर इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही प्रासंगिक विचार उभरता है। अच्छा, वो क्या? हमने राजनीतिक और सामाजिक आजादी की बहुत बात की, लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बेहद प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री भी थे। हाँ। तो जरा सोचिए, अगर 1930 के दशक की उन वार्ताओं में सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र और भूमि सुधारों पर भी उसी मजबूती से कोई समझौता हो गया होता, तो क्या आज आधुनिक भारत में अमीरी और गरीबी की खाई वैसी ही भयानक होती जैसी आज हमें दिखाई देती है? ओह, यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के किताबों से निकलकर आज के हमारे आर्थिक आंकड़ों और भविष्य की नीतियों तक जाता है। क्या हमने राजनैतिक और सामाजिक लोकतंत्र तो पा लिया, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र में कहीं पीछे छूट गए? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहरे विचार पर हम सभी सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ते हैं। इसी के साथ इतिहास के पन्नों को एक नए नजरिए से देखने वाली आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।